हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल NF टू सक्सेस पर। हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास में मौर्य साम्राज्य कर रहे हैं। उसमें जो है हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से 20 तक कर लिया है। आज हम लोग प्रश्न संख्या 21 से 50 तक करेंगे व्याख्या के साथ। ये जो प्रश्न है परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और ये जो है बेसिक है ना। इसे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आप किसी भी बुक से हिस्ट्री तैयार कर लीजिए, पर इन प्रश्नों का अभ्यास तो आपको करना ही करना है क्योंकि इसके साथ व्याख्या है और व्याख्या से जो है बहुत सारे प्रश्न निकल कर आते हैं। अगर आप इसको अच्छे से करेंगे तो परीक्षा में आपके कोई भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, पर थोड़ा इसे जो है ध्यान से करना है और इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार, ऑप्शन नंबर डी कुणाल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने जो है दक्कन की विजय प्राप्त की थी। व्याख्या देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। प्रश्न नंबर 22, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? ऑप्शन नंबर ए हर्ष, ऑप्शन नंबर बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर सी विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। राजनीतिक तौर पर लगभग समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक बीजों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य ब्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया। रुद्रदामन के अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से लेकर दक्षिण में मैसूर तक था। प्रश्न नंबर 23, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है। ऑप्शन नंबर ए कलिंग शिलालेख, ऑप्शन नंबर बी अशोक का गिरनार शिलालेख, ऑप्शन नंबर सी रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, ऑप्शन नंबर डी अशोक का सोपारा शिलालेख। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। इस अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। क्या देखते हैं। 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में आनर्त और सौराष्ट्र गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। प्रश्न नंबर 24, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। ऑप्शन नंबर ए ग्रीक विवरणों से, ऑप्शन नंबर बी रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से, ऑप्शन नंबर सी जैन परंपरा से, ऑप्शन नंबर डी अशोक के स्तंभ लेख द्वितीय से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। प्रश्न नंबर 25, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को किस भारतीय राजा ने हराया था? ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने जो है सेल्यूकस को हराया था। जिसकी व्याख्या देखते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। प्रश्न नंबर 26, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? ऑप्शन नंबर ए 317 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी 315 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी 305 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी 300 ईसा पूर्व। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 305 ईसा पूर्व में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। प्रश्न नंबर 27, दिया गया मानचित्र संबंधित है। अब इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कनिष्क से उसकी मृत्यु के समय, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त से उसके दक्षिण भारत अभियान के उपरांत, ऑप्शन नंबर सी अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय,
ऑप्शन नंबर डी हर्ष के राज्यारोहण के अवसर पर थानेश्वर के साम्राज्य से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय में। जिसकी व्याख्या देखते हैं, उक्त मानचित्र अशोक के साम्राज्य को दर्शाता है। अशोक के शिलालेखों तथा स्तंभ लेखों से अशोक के साम्राज्य की सही जानकारी प्राप्त होती है। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। प्रश्न नंबर 28, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी रणजीत सिंह, ऑप्शन नंबर डी शिवाजी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अशोक। अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की। जिसकी व्याख्या देखते हैं, अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सके। अशोक का धर्म सदाचार का धर्म था। ये एक ऐसे नैतिक नियम थे जिनका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था और जो मानवता के कल्याण के लिए घोषित किए गए थे। सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी कलिंग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। श्रीलंका जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। व्याख्या देखते हैं, श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में स्थित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र एवं ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। प्रश्न नंबर 30, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन नंबर ए तृतीय मुख्य शिलालेख, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय मुख्य शिलालेख, ऑप्शन नंबर सी नवा मुख्य शिलालेख, ऑप्शन नंबर डी प्रथम स्तंभ अभिलेख। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय मुख्य शिलालेख। जिसकी व्याख्या देखते हैं, अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। 1 शिलालेख, 2 स्तंभलेख, 3 गुहालेख। अशोक के द्वितीय बृहद शिलालेख में चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर 31, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था? ऑप्शन नंबर ए अशोक ने, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन नंबर सी भगवान महावीर ने, ऑप्शन नंबर डी धन्वंतरि ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अशोक ने। अशोक ने जो है भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था। व्याख्या देखते हैं, सम्राट अशोक युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना एक धर्म विजेता एवं लोकोपकारी कार्यों से प्रसिद्ध हुआ। वह न केवल मानव वरन संपूर्ण प्राणी जगत के प्रति उदारता का दृष्टिकोण रखता था। इसी कारण उसने पशु पक्षियों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया था। अशोक ने लोकहित के लिए छायादार वृक्ष, धर्मशालाएं बनवाई तथा कुएं भी खुदवाए। अशोक ने ही अपने शासनकाल में मनुष्यों व पशुओं के लिए उपयोगी औषधियों हेतु प्रथम अस्पताल, औषधालय एवं औषधि बागों का निर्माण करवाया। प्रश्न नंबर 32, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है? ऑप्शन नंबर ए तीर्थ यात्रा, ऑप्शन नंबर बी मोक्ष में विश्वास, ऑप्शन नंबर सी देवनाम प्रिय की उपाधि, ऑप्शन नंबर डी पशु चिकित्सालय खोले। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी देवनाम प्रिय की उपाधि। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि। व्याख्या देखते हैं, अशोक 272 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा तथा 269 ईसा पूर्व के लगभग उसका राज्याभिषेक हुआ। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। इससे उसकी हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? 1 अशोक के अभिलेख, 2 दीपवंश, 3 महावंश, 4 दिव्यावदान। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 1, 2, ऑप्शन नंबर बी 2, 3, ऑप्शन नंबर सी 3, 4, ऑप्शन नंबर डी 1, 4। अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है दीपवंश में और महावंश में। तो इस तरह जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 2, 3। जिसकी व्याख्या देखते हैं, सिंगली अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई।
इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्तिस नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। प्रश्न नंबर 34, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए मगध, ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी समस्तीपुर, ऑप्शन नंबर डी राजगृह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? 1 चंद्रगुप्त, 2 अशोक, 3 बिंदुसार, 4 दशरथ। सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए 1 एवं 2, ऑप्शन नंबर बी 2 एवं 3, ऑप्शन नंबर सी 3 एवं 4, ऑप्शन नंबर डी 2 एवं 4, ऑप्शन नंबर ई 1 एवं 3। तो इसका सही उत्तर होगा अशोक और दशरथ। ये जो दोनों थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो इस तरीके से जो है ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 2 एवं 4। जिसकी व्याख्या देखते हैं। मौर्य शासकों अशोक और उसका पौत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दशरथ भी अशोक की तरह देव नाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। प्रश्न नंबर 36, रज्जुक थे? ऑप्शन नंबर ए चोल राज्य में व्यापारी, ऑप्शन नंबर बी मौर्य शासन में अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, ऑप्शन नंबर डी शक सेना में अधिकारी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मौर्य शासन में अधिकारी। रज्जुक जो थे मौर्य शासन में अधिकारी हुआ करते थे। जिसकी व्याख्या देखते हैं। अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अपने चौथे स्तंभ लेख में अशोक रज्जुकों में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहता है, जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चे को सौंप कर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 37, सार्थवाह किसे कहते थे? ऑप्शन नंबर ए दलालों को, ऑप्शन नंबर बी व्यापारियों के काफिले को, ऑप्शन नंबर सी महाजनों को, ऑप्शन नंबर डी तीर्थयात्रियों को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहते थे। इसे व्याख्या देखते हैं। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों कारवां को सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी। इसका उल्लेख कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में भी प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? ऑप्शन नंबर ए अग्रहारिक, ऑप्शन नंबर बी युक्त, ऑप्शन नंबर सी प्रादेशिक, ऑप्शन नंबर डी राजुक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अग्रहारिक। जिसकी व्याख्या देखते हैं। अशोक के लेखों में उसके प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। ये तीनों पदाधिकारी हैं। 1 युक्त, ये जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूल करते थे। 2 राजुक, ये पहले केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, किंतु बाद में उन्हें न्यायिक अधिकार भी प्रदान कर दिया गया। 3 प्रादेशिक, यह मंडल का प्रधान अधिकारी था। यह वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह था। इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। प्रश्न 42, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन ने, ऑप्शन नंबर बी अशोक ने, ऑप्शन नंबर सी गौतम बुद्ध ने, ऑप्शन नंबर डी कनिष्क ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अशोक ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने किया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है, जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। यह स्तंभ मौर्य युगीन वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए अमरावती, ऑप्शन नंबर बी भरहुत, ऑप्शन नंबर सी सांची, ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सांची। सांची स्तूप को जो है सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। जिसकी व्याख्या देखते हैं। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। जबकि भरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। सांची तथा भरहुत के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में इस स्तूप का पता लगाया था। सारनाथ का धमेक स्तूप गुप्तकालीन है, जो बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया है। प्रश्न नंबर 41, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार,
ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर डी पुष्यमित्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अशोक। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। प्रश्न नंबर 42, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य, ऑप्शन नंबर सी गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर डी अशोक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अशोक ने। प्रश्न नंबर 43, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। ऑप्शन नंबर ए काकड़ाम, ऑप्शन नंबर बी वेत्रवती, ऑप्शन नंबर सी बेस नगरी, ऑप्शन नंबर डी दशपुर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए काकड़ाम। सांची का जो है प्राचीन नाम काकड़ाम भी था। जिसकी व्याख्या देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में विदिशा के समीप स्थित है। यहाँ पर पर्वत के ऊपर कई स्तूपों का निर्माण किया गया है। इस कारण इसे महावंश में चेतीय स्तूपों का दूसरा नाम गिरि भी कहा गया है। 4वीं सदी के गुप्त लेख में इसका नाम काकड़ाम काकनाड महाविहार मिलता है। यहाँ पर कुल 3 स्तूप हैं। स्तूप संख्या 1 प्रधान स्तूप है, स्तूप संख्या 2 में अशोक के धम्म महामात्रों के अवशेष तथा स्तूप संख्या 3 में सारीपुत्र तथा मोदगलायन के भस्म पात्र उपलब्ध हुए हैं। इन स्तूपों का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था, जिसे शुंग काल में इस अर्धवृत्ताकार स्मारक को प्रस्तर से आच्छादित किया गया। प्रश्न नंबर 44, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में स्थान दिया हुआ है, सूची 2 में जो है स्मारक या भग्नावशेष दिए हुए हैं। ए कौशाम्बी, उसके सामने दिया है धमेक स्तूप। बी कुशीनगर, उसके सामने दिया है घोषिताराम मठ। सी सारनाथ, उसके सामने दिया है राणा भार स्तूप। डी श्रावस्ती, उसके सामने दिया है सहेत महत। तो चलिए इसकी मैचिंग करते हैं। कौशाम्बी को मिला देते हैं घोषिताराम मठ से, कुशीनगर को मिलाते हैं राणा भार स्तूप से, सारनाथ को मिलाते हैं धमेक स्तूप से और श्रावस्ती को मिलाते हैं सहेत महत से। तो इस तरीके से जो है हमारा ऑप्शन बना ए का 2 और बी का बना है 3, सी का है 1, डी का है 4। 2 3 1 4 ये जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही उत्तर होगा। तो चलिए देखते हैं 2 3 1 4। देखिए ऑप्शन नंबर सी 2 3 1 4 है ना, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा 2 3 1 4। व्याख्या देखते हैं। दिए गए स्थान और उससे संबंधित स्मारकों का सम्मिलन निम्नानुसार है। स्थान स्मारक या भग्नावशेष कौशाम्बी घोषिताराम मठ, कुशीनगर राणा भार स्तूप, सारनाथ धमेक स्तूप, श्रावस्ती सहेत महत। प्रश्न 45, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुसरण किया? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 1 गया, 2 कपिलवस्तु, 3 कुशीनगर, 4 लुम्बिनी, 5 सारनाथ, 6 श्रावस्ती। कूट है ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 5 तथा 6, बी 1 3 4 2 5 तथा 6, सी 4 5 6 3 2 तथा 1, ऑप्शन नंबर डी है 4 2 1 5 3 तथा 6। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जैसे व्याख्या देखते हैं। अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखिर तथा बिहार यात्राएं रोक दी तथा उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। वह महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों में राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद 8वां शिलालेख संबोधि बोध गया तथा 20 वर्ष बाद रुमंदी गया तथा उनकी पूजा की। इतिहासकार विसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धर्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार दिया है। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। इस प्रकार विकल्प डी सही है। 4 2 1 5 3 तथा 6 क्रमवत सही है। प्रश्न नंबर 46, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी प्राकृत, ऑप्शन नंबर सी पाली, ऑप्शन नंबर डी हिंदी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृत। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। जिसकी व्याख्या देखते हैं। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। 1 शिलालेख, 2 स्तंभ लेख और 3 गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान है 1 सहबाजगढ़ी, 2 मानसेहरा, 3 कालसी, 4 गिरनार, 5 धौली, 6 जौगढ़, 7 एरारगुड्डी तथा 8 सोपारा।
अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों सहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। तक्षशिला से अरमैक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमैक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लंगमा नामक स्थान से अरमैक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। प्रश्न 47, निम्नांकित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? ऑप्शन नंबर ए कालसी, ऑप्शन नंबर बी गिरनार, ऑप्शन नंबर सी सहबाजगढ़ी, ऑप्शन नंबर डी मेरठ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सहबाजगढ़ी। सहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये 2 अभिलेख जो हैं वो खरोष्टी लिपि में है। ठीक है। प्रश्न 48, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? ऑप्शन नंबर ए पाली, ऑप्शन नंबर बी संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी प्राकृत, ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी प्राकृत। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख जो है प्राकृत भाषा में थे। प्रश्न 49, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? ऑप्शन नंबर ए पत्थर की पट्टियों पर, ऑप्शन नंबर बी मुहरों पर, ऑप्शन नंबर सी स्तंभों पर, ऑप्शन नंबर डी सिक्कों पर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पत्थर की पट्टियों पर। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन जो है पत्थर की पट्टियों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया। देखते हैं, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों शिलालेखों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया। प्रश्न 50, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन नंबर ए बुहलर, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट सेबल, ऑप्शन नंबर सी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर डी क्वाड्रिगेटन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। 50 क्वेश्चन हो गए हैं और अभी हम लोग को जो है 75 क्वेश्चन और करने हैं, तो हम लोग का बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और सब कुछ लगभग याद ही हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से जो है हम लोग पूरी हिस्ट्री समाप्त करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।